हेलो बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पर। तो ये मेरी सेकंड चैप्टर की पार्ट थर्ड है। ये जो वीडियो है इसमें हम कवर करेंगे फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर के सारे प्रिंसिपल्स को, और अगली वीडियो में हम टेक्निक्स को कवर करेंगे। उसके साथ सेकंड चैप्टर भी हमारा 4 पार्ट्स में रैप अप हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर थे कौन। तो फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर का जन्म 1856 में हुआ था। बाय प्रोफेशन ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, और ये बहुत फेमस है मैनेजमेंट की फील्ड में क्योंकि इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया मैनेजमेंट करने का, जो था साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने एक नया ही कॉन्सेप्ट ले आया मैनेजमेंट को करने का कि साइंस की हेल्प से भी हम मैनेजमेंट कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर के। तो फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर के बहुत से कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। सबसे पहला कॉन्ट्रीब्यूशन तो ये दैट ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू गिव शेप टू द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि ये वो फर्स्ट पर्सन थे, यही वो पहले पर्सन थे जिन्होंने ये रिकॉग्नाइज़ किया था और डिस्कवर किया था कि हम मैनेजमेंट साइंटिफिक मेथड्स की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये इनका बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन था। एंड सेकंड कंट्रीब्यूशन, इन्होंने 2 बुक लिखी थी। एक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और एक का नाम था शॉप मैनेजमेंट, जो काफ़ी हेल्पफुल रही मैनेजर्स के लिए और उन्हें गाइड करने के लिए, ताकि वो अपनी मैनेजरियल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। इन्हीं कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाने लगा। जो फियोल थे उन्हें कहा जाता था फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव या फंडामेंटल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का, जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया उसका मतलब क्या है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट 2 शब्दों से मिलके बना है, साइंस प्लस मैनेजमेंट। यानी कि जब हम साइंस की हेल्प से मैनेजमेंट करते हैं तो उसी को ही साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। साइंस का मतलब बेसिकली जब भी हम बिज़नेस में पढ़ते हैं तो होता है सिस्टमैटिक और लॉजिकल चीज़ें, यानी कि मैनेजमेंट करना सिस्टमैटिकल, साइंटिफिक और लॉजिकल मेथड्स का यूज़ करके एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसी को हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। विच मीन्स साइंटिफिक मैनेजमेंट रेफर्स टू अ टेक्निक ऑफ डूइंग मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन बाय द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड्स एंड टूल्स। तो जब भी हम साइंटिफिक मेथड्स या टूल्स का यूज़ करके एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट करते हैं तो उसी टेक्निक को हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कह देते हैं। तो अब हम बात करते हैं टेलर के दिए गए सभी प्रिंसिपल्स की। तो टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए थे। पहला था साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, सेकंड था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, थर्ड था कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड फोर्थ इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो इन चारों प्रिंसिपल्स को हम थॉरली वन बाय वन एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टेलर का ये कहना था कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने अंदर हो रही हर जॉब के एलिमेंट को एनालाइज करना चाहिए साइंटिफिकली, और हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करना चाहिए किसी एक बेस्ट मेथड को ढूंढने पर, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन के काम किए जा सके। बेसिकली जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो ये कॉन्सेप्ट था ना, इसके थ्रू टेलर का एक ही फोकस रहता था कि हर काम को करने का एक ही बेस्ट मेथड होता है। तो साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब जो प्रिंसिपल था वो भी इसी चीज़ पे फोकस करता था कि हमें किसी रूल ऑफ थंब यानी अंगूठा छाप तरीके पे भरोसा नहीं कर लेना है। हमें हर कॉन्सिक्वेंसेस और जो भी उसके मेरिट्स हैं उनको देख परख के एक मेथड को चुनना है जो बिल्कुल बेस्ट मेथड हो किसी भी काम को करने का। तो मैंने यहाँ पे लिखा है रूल ऑफ थंब का मतलब है तुक्का या जो मन में आया, मतलब सिचुएशन के हिसाब से जो मन में आपके सोल्यूशन या आइडिया आया, ऐसा नहीं है कि उसे फॉलो कर लो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में। रूल ऑफ थंब प्रिंसिपल यही समझाना चाहता था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं और जितने भी मेथड्स को अप्लाई किया जाता है वो सब साइंटिफिक होंगे, विच मीन्स वो सारे मेथड सिस्टमेटिकली यूज़ किए जाएंगे, और ये सारे मेथड्स और डिसीजन कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को क्रिएट करने चाहिए। कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है कि ये सारे मेथड्स जो आप अप्लाई कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि इनसे क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं फ्यूचर में और क्या इनके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। यही मैंने इस प्रिंसिपल में लिखा है। टेलर बिलीव दैट देयर इज़ वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द वर्क, देयरफॉर दिस प्रिंसिपल फोकसेस ऑन फाइंडिंग अ स्टैंडर्ड मेथड। यानी कि साइंस नॉट अ रूल प्रिंसिपल ओवरऑल अगर मैं कहूँ एक ऐसा प्रिंसिपल था जिसका मेन मोटिव था एक बेस्ट स्टैंडर्ड मेथड को ढूंढना एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, जो बहुत एफिशिएंट साथ ही साथ इफ़ेक्टिव हो। और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टेलर का ये मानना था कि हमें किसी भी आते जाते तरीके पे भरोसा नहीं करना चाहिए, हर तरीके को साइंटिफिकली एनालाइज करते रहना चाहिए कॉन्टीन्यूसली, और हमेशा एक नेक्स्ट बेस्ट मेथड को डेवलप करते रहना चाहिए।
नाउ द सेकंड प्रिंसिपल इज़ हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल का अगर हिंदी में मतलब देखें तो वो है शांति ना कि विवाद। यानी कि नाम से ही समझ आ गया, हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड, शांति होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, ना कि विवाद होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता था? ये प्रिंसिपल बेसिकली ये कहता था कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों के बीच में गुड रिलेशन यानी कि हारमोनियस रिलेशनशिप होने चाहिए, दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। सो यही मैंने लिखा है, इट रेफर्स दैट देयर शुड बी हारमोनियस रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। ये मैनेजमेंट है, इनके अच्छे रिलेशंस होने चाहिए वर्कर्स के साथ। हारमोनियस रिलेशन यानी कि अच्छे रिलेशंस को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट और वर्कर्स को एक दूसरे के प्रति जो उनका मेंटल रिवोल्यूशन है, मेंटल रिवोल्यूशन मतलब उनकी जो थिंकिंग है उसे चेंज सबसे पहले करना पड़ेगा। अब जनरली होता क्या है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि मैनेजमेंट और वर्कर्स का जो मेंटल रिवोल्यूशन है, एक दूसरे के प्रति जो थिंकिंग है और उनके काम के प्रति, वो गलत होती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल से भी समझाने की कोशिश की। मैनेजमेंट क्या समझती है? वर्कर वर्क्स इज़ नथिंग। मैनेजमेंट को लगता है वर्कर का काम कुछ नहीं होता, सारा स्ट्रेस तो हम पे होता है। तो ये भी गलत है। और वर्कर क्या समझते हैं कि मैनेजमेंट ओनली गिव ऑर्डर्स, वी हैव टू डू ऑल द वर्क। तो वर्कर्स को ये लगता है कि सिर्फ मैनेजमेंट तो हमें ऑर्डर दे देती है, हमें ही करना पड़ता है सारा काम। तो इस तरीके का मेंटल रिवोल्यूशन मैनेजमेंट और वर्कर्स का टूवर्ड्स ईच अदर नहीं होना चाहिए। सो मैंने यही यहाँ पे लिखा है, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग टूवर्ड्स ईच अदर। दोनों को एक दूसरे के प्रति ट्रांसफॉर्म करनी चाहिए अपनी थिंकिंग। मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड बोथ लीव देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स ईच अदर एंड वर्क टुगेदर। यानी कि मैनेजमेंट और वर्कर दोनों को ही एक दूसरे के खिलाफ जो एटीट्यूड है उसे गिव अप या लीव कर देना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, प्रोस्पेरिटी ऑफ बोथ डिपेंड ऑन ईच अदर। यानी कि प्रोस्पैरिटी मतलब उन दोनों की जो काबिलियत तारीफ़ है या उन दोनों का जो काम है वो तभी निखर के आएगा जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो जब तक एक मैनेजर वर्कर्स को ढंग से गाइड नहीं करेगा, इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा कि काम करना क्या है, तो क्या वर्कर्स ढंग से समझ पाएंगे कि उनको क्या काम करना है? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वर्क मैनेजर के कंडक्ट पे भी डिपेंड करता है वर्कर्स का काम। तो कहीं ना कहीं वर्कर्स अच्छा काम तभी कर पाते हैं जब उन्हें मैनेजर अच्छे तरीके से काम को समझाता है और उन्हें गाइड करता है, साथ ही साथ उन्हें मोटिवेट और लीड करता रहता है। वहीं अगर मैं इसके वाइस वर्सा बोलूँ, तो जब तक वर्कर्स वैसा काम नहीं करेंगे जैसा मैनेजर ने वर्कर्स को कंडक्ट दिया है, तो क्या मैनेजर की तारीफ़ होगी एक ऑर्गेनाइजेशन में? नहीं होगी, है ना? सही बात है ना? तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों की जो इमेज है, इन दोनों का जो काम है, वो एक दूसरे पे ही डिपेंड करता है। सो मैनेजर और वर्कर दोनों को एक दूसरे के साथ हारमोनियस रिलेशनशिप क्रिएट करके रहना चाहिए और दोनों को समझना चाहिए कि दोनों का काम ही इक्वल है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड प्रिंसिपल इज़ कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। सो ये जो प्रिंसिपल है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इसके नाम में ही छुपा है कि कॉपरेशन की तरफ फोकस देना है, इंडिविजुअलिज्म मैं की तरफ फोकस नहीं देना। ये प्रिंसिपल यही कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट और वर्कर को आपस में कॉपरेशन रखना चाहिए, यानी कि सामंजस्यता रखनी चाहिए आपस में। ये जो प्रिंसिपल है, ये अभी जो हमने सेकंड प्रिंसिपल पढ़ा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, उसका ही एक्सटेंशन है, यानी कि उसी को थोड़ा और आगे एक्सटेंड करके इस प्रिंसिपल को बना दिया गया है। और ये कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म जो प्रिंसिपल है, वो एक ये बात भी कहता है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स को अपने बीच में कंपटीशन वर्ड को रिप्लेस करके कॉपरेशन को ऐड कर लेना चाहिए। यानी कि कंपटीशन ना रख के आपस में सामंजस्यता, कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए, आपस में एक दूसरे के साथ मिलके काम करना चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ अकॉर्डिंग टू दिस मैनेजमेंट शुड एनकरेज द वर्कर्स थ्रू रिवॉर्ड्स। और यहाँ पे ना मैनेजमेंट को एक अपर हैंड लेना है कि उन्हें वर्कर्स को इनिशिएटिव देना है, उन्हें एनकरेज करना है, उन्हें रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करके। साथ ही साथ मैनेजमेंट जो है उन्हें वर्कर्स को ऐसे फील कराना है कि वो भी ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बाय टेकिंग देयर सजेशंस एज वेल एज देयर ओपिनियंस इन द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। सो दिस गिव कॉन्फिडेंस टू द वर्कर्स। सो यही ये प्रिंसिपल कहता है जो है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, विच मीन्स दोनों मैनेजमेंट और वर्कर्स को एक दूसरे के साथ
कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा। यहाँ पे मैनेजमेंट को, क्योंकि वो सुपीरियर है, इसलिए उन्हें ज़्यादा अपर हैंड दिखाना पड़ेगा और ज़्यादा कोऑपरेट करना पड़ेगा वर्कर्स के साथ, और उन्हें ही ज़्यादा इनिशिएटिव्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे और उन्हें एनकरेज करना पड़ेगा, और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना चाहिए वर्कर्स को। Now, last and the fourth principle is development of workers to their greatest efficiency and prosperity. इस प्रिंसिपल का नाम ही इतना ह्यूज है कि इसके नाम में ही मतलब छुपा है। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि वर्कर्स का हमें उनकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, यानी कि जितना हो सके उतना वर्कर्स का, उनका जितना ज़्यादा हो सके उनका क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, और उनकी प्रॉस्पेरिटी, उनकी वैल्यू को बढ़ाना है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये प्रिंसिपल यही कहता है कि मैनेजमेंट को हमेशा ट्राई करना चाहिए अपने वर्कर्स का डेवलपमेंट करने के ऊपर, और उनके डेवलपमेंट को इस हद तक ले जाना चाहिए कि वो वर्कर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट बन जाएं एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करवाने के लिए। ये प्रिंसिपल सिंपली ये कहता है, क्योंकि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के, या मैं कहूँ टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था उसके अंदर आते हैं ये प्रिंसिपल्स। तो इस प्रिंसिपल के अंदर ये कहा गया है कि वर्कर का जो एफिशिएंसी और उसकी जो प्रॉस्पेरिटी है, उसको पीक पर आप तभी ले जा सकते हो जब वर्कर्स का जो सिलेक्शन है वो साइंटिफिक तरीक़ों से किया जाए, जब वर्कर्स की ट्रेनिंग साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू दी जाए। तो यहाँ पे साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करना है आपको, चाहे वो ट्रेनिंग हो चाहे वो सिलेक्शन हो, तभी एक वर्कर का ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी तक डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ लिखा है कि अगर एफिशिएंसी अचीव करनी है वर्कर्स के अंदर, यानी कि उन्हें बहुत एफिशिएंट बनाना है, तो ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको साइंटिफिकली उनका सिलेक्शन करना पड़ेगा, यानी कि साइंटिफिक प्रोसेस का यूज़ करना पड़ेगा उनका सिलेक्शन करने के लिए, और साथ ही साथ साइंटिफिक ट्रेनिंग टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा उनकी ट्रेनिंग करवाने के लिए, ताकि वो इतने एफिशिएंट हो जाएँ उस काम के अंदर, जिससे ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिले और ऑर्गेनाइजेशन का गोल प्रायरली अचीव हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर के बारे में एक ब्रीफ दे दिया कि उनका जन्म कब हुआ था, क्या थे वो बाय प्रोफेशन, उनके कंट्रीब्यूशंस के बारे में हमने बात की, और साथ ही साथ उनके जो चारों प्रिंसिपल्स थे उनको पूरा डिस्क्राइब वे में मैंने आपको समझा दिया है। सो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो यार लाइक कर देना वीडियो को, साथ ही साथ अगर बेनिफिशियल लगती है थोड़ी भी तो शेयर कर देना बिल्कुल। और साथ साथ, क्योंकि मैं 12th की बिज़नेस स्टडीज़ इस चैनल पे कवर करने वाला हूँ फॉर श्योर, एंड जनरली फॉर 2023 एंड 2024 सेशन वालों के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सारे चैप्टर्स की वीडियो थ्रू 1 बाय 1 आपके इस चैनल पे आती रहेगी। सो ओके बाय।